बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से हों। रब आप सबको महफूज रखे परेशानियों से, बीमारियों से और ख़ास तौर पर बुरे लोगों से। और अच्छे लोगों का साथ जो है वो ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और कहते हैं कि इसमें इंसान की जो तरबियत होती है उसका अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है। कि जिस तरह आपकी अपब्रिंगिंग की जाती है, कुछ लोग हैं जिनकी बड़ी बेहतर तरबियत होती है, बड़ा अच्छा माहौल उनको मिलता है, लेकिन बड़े होकर पता नहीं इनको क्या हो जाता है, बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। माँ बाप की फितरत, बहन भाइयों की अलग, और एक शख्स जो है वो किसी और ही रास्ते जो है वो चला जाता है। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को शऊर दिया है, अक्ल दी है, समझ दी है कि वो अपने लिए सही और गलत जो है उसमें से चीज़ों को बेहतर तरीके से चुन सके। लेकिन जहाँ तरबियत का मामला आता है वहाँ माँ बाप और औलाद का एक खूबसूरत रिश्ता है। कहते हैं कि पहला कदम उठाना और पहला निवाला, डेफिनेटली जिन के घरों में बच्चे हैं वो इस चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से महसूस करते होंगे कि उनको वो निवाले खिलाना, उनके लिए तमाम चीज़ों का अरेंजमेंट करना, उनका पहला कदम उनको उंगली पकड़ के उठवाना, ये तमाम चीज़ें जब हम बड़े हो गए ना तो हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे अम्मा अब्बा यही हमें बता रहे होते हैं कि देखो ये चीज़ ऐसे करनी है, वो चीज़ वैसे करनी है, और हम आगे से उनको कहते हैं आपको क्या पता, आपको नहीं पता, आपके दौर में कुछ और होता था, आज दौर बदल गया है। क्या वक्त बदल गया? क्या सूरज ने अपने निकलने का टाइम बदल दिया? क्या आज जो है वो चांद वैसे रोशन नहीं है? तमाम चीज़ें तब्दील हुई नहीं, लेकिन ये इंसानी फितरत है कि हम जो है जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो है जैसे हम समझ रहे हैं वैसे ही है। ये तो बात मैंने इस ज़ुमरे में कही कि जो आपके बड़े हैं उनके तजर्बों से सीखना आज भी जो है वो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन जहाँ माँ बाप और बच्चों के रिश्ते की बात आती है ना, वहाँ बड़े प्यार से माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे खेलते हैं। लेकिन अक्सर उस खेल कूद में मसाइल ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे जो हैं उनको इंजरीज़ हो जाती हैं। आप कहेंगे मैंने कौन सी बात को कहाँ से रिलेट किया, लेकिन यस, कुछ लोगों को की आदत होती है अपने छोटे बच्चों को वो इस तरह हवा में उछाल रहे होते हैं, उनको शेक कर रहे होते हैं, उनको एक हाथ से पकड़ के ऊपर खींच रहे होते हैं, और इस तरह की बेशुमार चीज़ें मैंने खुद भी देखी। मैं भी कहती हूँ या अल्लाह ये किस तरह के माँ बाप हैं, ये कौन है, ये अपने बच्चों के साथ किस तरह के जो है वो एडवेंचर करें। वो कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे मजबूत होते हैं। मजबूत होना, बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना एक डिफरेंट चीज़ है, और इस तरह बच्चे को मिस हैंडल करना एक बहुत ही गलत चीज़ होती है। इससे अक्सर बच्चों को जो है वो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा शोल्डर की हड्डी जो है वो उतर गई, हंसली पड़ गई बच्चों को। ये तमाम मसाइल जो है वो इस तमाम में सैडलिंग की वजह से जो है वो पेश आ सकते हैं। आप ये देखिए एक पिक्चर इसमें इस पेज पर मौजूद है जिसमें दोनों माँ बाप बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने बच्चों को पकड़ा हुआ है और हाथ से, उसकी रिस्ट से पकड़ा हुआ है, शोल्डर से नहीं। ऐसी कंडीशन में शोल्डर का उतरना जो है वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज बच्चों को जिस तरह हम मिस हैंडल करते हैं या बच्चों में जो फ्रैक्चर्स या इंजरीज़ हो जाती हैं उस पर हम बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए एक बेहतरीन शख्सियत हैं, अपनी फील्ड के माहिर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर हलीम, ऑर्थोपेडिक सर्जन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? आपके बच्चे आपको बोलते हैं आपको नहीं पता? ये आपका आप छोटे हो सकते हैं, बड़े होके फिर कहना बड़े आपने अपने अम्मा अब्बा को ऐसे बोला होगा? शुक्र है नहीं बोला। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर भी तरबियत का अमल दखल आ जाता है। डॉक्टर साहब कितनी ज़रूरी है ये तमाम चीज़ें कि हम अपने मोरल्स को, अपनी वैल्यूज़ को जो है वो थाम कर चलें? बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों को अच्छी तरबियत दें, और अगर आप खुद रिस्पेक्ट शो करेंगे तो बच्चे आपको देख के दूसरों को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। ट्रू। अगर आप दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपके बच्चे आपको शायद रिस्पेक्ट ना दें। सही। अच्छा, कुछ जो है पेरेंट्स वो तो बहुत ही जो है ना वो मोहब्बत से, अपनायत से, बल्कि हर माँ बाप ऐसे ही करते होंगे कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो ज़मीन पे पैर भी ना रखें। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे जो कहते हैं कि नहीं, इनको मजबूत होना चाहिए, इनको जो है दुनिया की सख्ती या ये मजबूती जो है इनके अंदर, इनके वजूद में पैदा करनी चाहिए। तो व्हाट डू यू से कि ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं एक तरबियत के हिस्से में? आई बिलीव कि ये पार्ट है, दे आर समहाउ राइट कि उनको मजबूत होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड भी ना बच्चों को रखें कि वो कुछ ना कर सकें, और बहुत ज़्यादा लूज भी ना रखें कि वो वाइल्ड हो जाएं। आई थिंक मॉडरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। उनको उनका अच्छा बुरा समझाएं कि क्या करना है, कैसे खेलना है, अपने आप को सेफ भी कैसे रखना है।
और स्पोर्ट्स में उनको इन्वॉल्व होने दें, उससे घबराएं नहीं। बच्चे जो हैं वो अल्लाह ताला ने उनके अंदर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, बड़ा गुड हीलिंग रखी है, तो उनको छोटी मोटी चीज़ों का उनको पता नहीं चलता। सो बहुत ज़्यादा उनको संभाल के ना रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियाज्म भी ना दें उन्हें कि आप सब कुछ कर सकते हैं। Right. कि केयर के साथ करें। अच्छा, जब आपके घर में एक अल्लाह की तरफ से रहमत या नेमत की सूरत में बच्चा भेजा जाता है रब की तरफ से, तो नॉर्मली अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फिर तो माशाल्लाह से बहुत सारे लोग हैं जो उसको प्यार कर रहे होते हैं, उसको ख्याल कर रहे होते हैं, उसको उठा रहे होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अकेले रहते हैं, आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, डॉक्टर साहब पेरेंट्स हैं, माँ या बाप है, दोनों ने ही बच्चे को उठाना है, उसको मिस हैंडल करना है। कुछ यंग मदर्स होती हैं जो जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती बच्चे को संभालने की, अक्सर बच्चे अल्लाह ना करे गिर जाते हैं या इस तरह के मसाइल होते हैं, तो वो जो इंजरीज़ है वो बच्चे बता भी नहीं पाते ना कि अगर गिरे हैं, अल्लाह ना करे कहाँ चोट लगी है। फ्रैक्चर में तो चलो स्वेलिंग हो जाती है, आपको एक एबनॉर्मल सा जो है वो बॉडी का पार्ट फील होने लग जाता है। अगर ऐसा होता हो तो फिर बच्चे क्या, वो तो बता ही नहीं पाते होंगे, सिर्फ रोते होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वालिदैन ही की असेसमेंट, क्योंकि सामने सबसे ज़्यादा वही मौजूद है जी। पेरेंट्स हैं, या अगर बच्चा स्कूल गया है तो उसका टीचर हैं, या स्कूल का स्टाफ है, दे आर द फर्स्ट पर्सन जो उनको असेस कर सकते हैं। ठीक है। अगर बच्चा गिरता है, बहुत छोटा बच्चा है, टॉडलर है, या बिल्कुल ही अभी इसने चलना भी नहीं शुरू किया, वो गिर जाता है तो सिर्फ रोता है बच्चा, इसके अलावा आपको कोई और गाइड नहीं दे सकता। ये आपका काम है कि उसको लुक आफ्टर करें, उसको देखें कि कहीं वो डिजी तो नहीं हो रहा, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो रहा, कोई उसके एल्बो पे, रिस्ट पे, टांगों पे कहीं कोई लंप तो नहीं बन गया, वहाँ हाथ लगाने से वो चीख तो नहीं रहा। उसकी पूरी बॉडी को आप टच करके उसको एग्जैक्टली आप उसको चेक कर सकते हैं, वो अपने लिम्स को मूव कर रहा है सही तरह से, हाथ पाँव हिला रहा है, ये तो नहीं हुआ कि उसने हाथ पाँव हिलाना छोड़ दिया है, वॉमिट तो नहीं कर रहा। तो इस तमाम चीज़ों में अगर आप कोई सी चीज़ से भी फिक्रमंद हैं तो बेहतर है कि आप उसको फौरी तौर पे रेफ़र करें और दिखाएं उसे। ठीक है। ये मैंने, क्योंकि मैं खुद छोटी थी तो मुझे इसलिए याद नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि मेरी अम्मा की शादी बड़ी यंग एज में हुई, तो मुझे शायद नहीं आता होगा माओ को हैंडल करना। तो वो जब मुझे दूध फीडर पिलाती थी, क्योंकि बॉटल फीड पे थी मैं, तो वो मुझे मैं सो जाती थी, मैं भी रो रही हूँ, तो मुझे बताया ये गया कि तुम्हें 1-2 बार जो है वो गिरा दिया गया था, तुम गिर गई थी। तो उसके बाद मेरी नानी ने कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगी इस बच्ची को, क्योंकि तुमने तो उसके साथ जो करना है वो बहुत बुरा होगा। फिर मुझे नानी ले गई, तो मैं 5 साल तकरीबन नानी के पास रही हूँ, फिर मुझे मेरी माँ के पास वापस भेजा गया था। तो ये जो यंग मदर्स होती हैं ना, ये अक्सर नहीं हैंडल कर पाती। सो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बड़ी बेहतर है, अब सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा होता है बहुत सारी कंडीशंस में कि माओं को नहीं जो है वो अंदाज़ा होता कि बच्चों जो है उनको किस तरह ट्रेनिंग देनी है। दिन में पूरा दिन काम करती है, फिर बच्चे रात को परेशान कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तो माओं के लिए पहले ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे यहाँ इन तमाम चीज़ों का हम शायद इतना वैल्यू अवेयरनेस का इशू है हमारे पास, लेकिन लुक आफ्टर करें, और हर एज के एक अपना सेटअप होता है। बहुत यंग को माएँ ज़्यादा लुक आफ्टर करती हैं, या घर में अगर नाना दादी मौजूद हैं तो वो लुक आफ्टर करते हैं। थोड़े से बड़े बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज, उनके फॉल बहुत होती हैं, आम तौर पे फॉल होती है, कुछ नहीं होता, कोई ग्रेजेस आ गए, ब्रूजेस आ गए, ये नॉर्मल है, सारे बच्चे इससे गुजर रहे होते हैं। कुछ और बड़े हो जाते हैं तो उनका इंजरी का पैटर्न बदल जाता है, वो बाइक्स चलाते हैं, उससे गिर जाते हैं। मोस्टली जो बच्चों में इंजरीज होती है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से नहीं होती हैं, मोस्टली इंजरीज खेलने में या किसी वजह से फॉल होने से होती हैं। एक आम मॉडरेट ट्रॉमा जिसको आप कह सकते हैं, यानी कोई मेजर ट्रॉमा से नहीं होती, मॉडरेट ट्रॉमा से होती है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि जिस तरह अभी हम बात करें कि जो आपके न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अल्लाह ना करे अगर वो उनको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है और वो कंटिन्यू रो रहे हैं, तो आपने उनको जो है वो टच करके ज़रूर चेक करना है, क्योंकि कंटिन्यू अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसमें फिर आपके लिए बड़ी अलार्म सिचुएशन हो जाती है। मिस हैंडलिंग जो है जब वो किसी भी चीज़ को की जाती है, ये तो खैर इंसान है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को भी मिस हैंडल करें तो वो जो है वो टूट जाती है। बच्चों की हड्डियां जो हैं वो उनमें बहुत जल्दी हीलिंग बहुत जल्दी होती है, लेकिन उतनी वो नाजुक और कमज़ोर भी होती हैं। बच्चों के अंदर
दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल, बट एक ना बहुत से, जैसे आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आपका अगर एंकल ट्विस्ट होता है तो यूजुअली आप स्प्रेन का शिकार होते हैं, आपका लिगामेंट रप्चर होता है। बच्चों में लिगामेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी बोन टूट जाती है, राइट, तो उनके पास जो चांसेस होते हैं इंजरी के, वो बोनी इंजरी के ज़्यादा हैं, लिगामेंट के कम हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि उनकी जो लिगामेंट हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, आपके लिगामेंट वीक होते हैं, तो आपकी बोन रुक जाती है अपनी जगह और लिगामेंट रप्चर हो जाता है। एक कॉमन सिनारियो आपको दे, मिस हैंडलिंग, आप बहुत छोटे एज से बहुत सी चीज़ें जो हमें पता नहीं है, जी, बहुत कॉमन सी एग्जांपल है कि हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह आप पिक्चर भी दिखा रही थी कि बच्चे को रिस्ट से पकड़ के उठाएं और ऐसे झूला झुला रहे होते हैं दोनों साइड से, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, वेरी कॉमन प्रैक्टिस है। इसके अंदर एल्बो पे इंजरीज होती हैं। अच्छा, एल्बो पे, शोल्डर पे भी हो शोल्डर पे नहीं, एल्बो ही में एल्बो में इफेक्ट होती है। ओके, अच्छा, आई थॉट कि शायद शोल्डर पर होता होगा, क्योंकि आप देखें ये वाली पिक्चर है, ये आप अगर दिखाएं दोबारा, इसमें आप देखें कि पेरेंट्स जो है वो हाथों रिस्ट से होल्ड जी हाँ, और ये बहुत कॉमन है कि हम बच्चों को झूला झुला रहे हैं, और ये देखें इसमें ये हालांकि बड़ा हैप्पी मोमेंट है, बहुत हैप्पी मोमेंट है, और ये वो है जो यादें बनाता है। पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए कि फोर आर्म से या रिस्ट से पकड़ के बच्चों को, या हाथ से पकड़ के इस तरह से ना उठाएं। आप जब बच्चे को उठाएं भी तो आप शोल्डर से पकड़ें उसको, आप उसको शोल्डर से पकड़ें, आप उसको उसके चेस्ट से पकड़ के उठाएं, गोद में उठाना। यूजुअली अंडर 5 इयर्स ऑफ एज ये प्रॉब्लम देता है, आफ्टर 5 नहीं देता। ठीक है, और यूजुअली लोग अंडर 5 ही को इसी तरह उठाते हैं जी, क्योंकि वो वेट कम होता है, तो आप वेट कम होता है, बच्चे एंजॉय करते बच्चे enjoy करते हैं। हैं। इसमें कई दफ़ा जिसको हम कहते हैं बड़ी कॉमन सिनेरियो है पुल्ड एल्बो, जो एल्बो पे एक चीज़ हमारे पास है रेडियल हेड, वो अपने लिगामेंट से बाहर निकल जाती है। ओके, उसके बाद माँ बाप ये नोटिस करते हैं कि बच्चा हाथ नहीं हिला रहा, और बच्चे को पेन भी उसकी वजह से बहुत पेन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बच्चे ने मूवमेंट नहीं करनी, पेन की शिकायत भी करेगा, लेकिन बच्चा जो है अपने एल्बो को मूव नहीं कर रहा। राइट, यूजुअली स्वेलिंग भी नहीं इतनी आती, अच्छा, कोई ब्रूजिंग भी नहीं होगी, लेकिन बच्चा जो है 2 साल का बच्चा है, वो या तो रोएगा और पेरेंट्स कोशिश करेंगे वो बाजू मूव करे। ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। अगर इवन कोई आप अच्छे प्रैक्टिशनर के पास जाएं तो एक छोटा सा मैनूवर करके वो उसको वापस अपनी जगह रिलोकेट कर देता है, इवन एक्सरे की भी ज़रूरत नहीं है। राइट, और बहुत से सिनारियो में 24 घंटे के अंदर वो खुद भी रिलोकेट हो जाता है। ओके, जो डिस्प्लेस एरिया है, कोई बैंडेज की जरूरत नहीं, सिर्फ उसको जो है आप अगर आराम के लिए स्लिंग 1 से 2 दिन दें वो ठीक हो जाता है। अगर 2-3 प्रोलॉन्ग हो तो फिर एक्सरे करके आप देख लेंगे कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ही पुल्ड एल्बो इज अ वेरी वेरी कॉमन सिनेरियो अंडर 5 इयर्स ऑफ एज। इसके जो सिम्टम्स हैं वो इतने वाज़ेह नहीं होते। नॉर्मली आप जब बोन की बात करते हैं तो आपके जहन में यही आता है कि स्वेलिंग होने लग जाएगी, वो एरिया ब्लू होने लग जाता है, पेन वक्त के साथ साथ बढ़ने लग जाता है। बट अगर ऐसी कंडीशन है बच्चे के साथ तो उसको ये तमाम सिम्टम्स नहीं होंगे, बट रेंज ऑफ मोशन नहीं होगी, मूव नहीं करेगा, मूव नहीं कर पाएगा बच्चा, वो अपने हाथ को, अपने उस बॉडी के पार्ट को। तो आपने जरूर उसको जो है डॉक्टर के पास जरूर लेके जाना है, ताकि जितनी जल्दी होगा उतना बेहतर। अगर आप 24 घंटे में उसको रिलोकेट कर दें बहुत आसानी से 2 मिनट के अंदर हो जाता है। थोड़ा सा डिस्ट्रेस होगा बच्चा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। अगर आप 4 दिन बाद करेंगे थोड़ा सा वक्त लगेगा। काफी सिनेरियोस में वो खुद ब खुद भी रिलोकेट। ये एक कॉमन, वेरी कॉमन इशू है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग कि आप बच्चों को रिस्ट से पकड़ के झूले ना झूलें। हाँ, आप शोल्डर से उठाएं बच्चे को, या आप जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आप उसको चेस्ट से पकड़ें, लेकिन इस तरह रिस्ट से पकड़ना जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जब आप उनको गोद में लेते हैं तो उनको नॉर्मली नेक का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका नेक उस वक्त वो कहते हैं ना आपकी गर्दन बच्चे की नहीं है अभी ठहरी हुई है। वो डॉक्टर साहब ये जो तमाम चीज़ें हैं इसमें भी क्या कुछ दुश्वारियाँ या कॉम्प्लिकेशन? यूजुअली ये तो हम पेरेंट्स को अवेयरनेस होती है कि गर्दन को संभाल के रखना है। इसमें इतनी प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं जब फॉल होती है, बच्चा गिरता है, उस वक्त रिकग्निशन और सही वक्त पे ट्रीट करना। कॉमनली जो ज़्यादा कॉमन है वो अपर लिप की इंजरीज होती हैं बच्चों में। बाइक से गिर गए बच्चे, स्कूल में गिर गए, लोअर लिम्ब की भी होती हैं, लेकिन मोर कॉमन जो है वो बाजुओं की इंजरीज होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो एल्बो की और रिस्ट की इंजरीज शामिल हैं। ये उसके अलावा हम जिक्र कर रहे हैं जो हमने पुल्ड एल्बो की बात की, वो एक अलग सिनारियो है। लेकिन उसके अलावा जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली 5 से लेके 12 साल के दरमियान की एज में, वो ज़्यादातर रिस्ट और एल्बो की इंजरीज, दे अकाउंट फॉर अबाउट 60%। अच्छा,
और उसके फ्रैक्चर्स। रीजंस जो हैं? उसके रीजंस ये हैं कि बच्चे इस मैकेनिकली इस तरह से गिरते हैं कि इन दो जगह से हड्डी टूट जाती है। ओके, राइट। अम, हीलिंग प्रोसेस कितना अरसा हो जाता है इन तमाम चीज़ों? बच्चे हील बहुत क्विक करते हैं। अगर आप नोटिस कर रहे हैं, पहली चीज़ रिकग्नाइज करना है कि इंजरी बच्चे को जो हुई है उसको आप रिकग्नाइज कर लें। तो रिकग्नाइज करने के लिए कि आप देखें उस पर कोई लम्प तो नहीं है, बच्चा शदीद पेन में, डिफॉर्मिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मल लुकिंग नहीं लग रहा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है माँ बाप के लिए कि वो रिकग्नाइज करें कि नहीं ये बाजू पहले तो इस तरह था, अब ये सीधा नहीं रहा, ये एस शेप हो रहा है। और बच्चा पेन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे झूठ नहीं कहते, बच्चे जो हैं वो अगर रो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको कुछ पेन है और दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम। तो आप उसको रिकग्नाइज करें। अगर वो आपको अलाउ नहीं कर रहा हाथ लगाना अपने एल्बो पे, उसको बहुत ज़्यादा वहाँ ब्रूज भी हो रहा है, तो बेटर टू टेक हिम टू हॉस्पिटल और हर टू हॉस्पिटल। हाँ, जब उनको दर्द होता है तो ही वो बैठते भी हैं, अदरवाइज उनको जब ठीक हो जाता है उनका प्रॉब्लम तो फिर आप उनको बिठा ही नहीं सकते ना। वो फिर उन्होंने अपनी जो एक्टिविटी हैं वो वैसे ही नॉर्मल करनी है। जहाँ बच्चा आपका जो है वो स्टेप लेते हुए डरने लगे या आप समझें कि ये इसकी जो है अक्सर जो है बच्चे एग्रेसिव भी होने लग जाते हैं इन तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से। सो माँ बाप का फिर से वही बात कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपने बच्चे की हर तरह की एक्टिविटी पर नज़र रखें कि क्या चीज़ कैसे हो रही है और उस पर अब माँ बाप को क्या इनिशिएटिव लेना है। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। डॉक्टर आमिर हलीम हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आज हम बात करें कि बच्चे जो हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत माशाल्लाह से जो है वो शरारत करते हैं, काफ़ी माँ बाप को तंग करते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि वो इस तरह की नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं कि उसमें अक्सर जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं या उनको चोट लग जाती है। कोई चीज़ ऊपर पड़ी है और उसको उठाने के लिए जिस तरह उन्होंने स्टेप लेने, ऊपर चढ़ना है, उनको नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा। बट अक्सर इस तरह के गिरने से बच्चों को हाथों में या उनके लेग्स में जो है वो फ्रैक्चर आ जाते हैं। एक दूसरे के शोल्डर्स पर चढ़ के जो है वो अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब उनको कुछ नहीं पता होता कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन इस तरह खेल कूद में या इंसिडेंट में बच्चों के हाथों पर या उनके लेग्स में फ्रैक्चर हो जाना, सो ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है जी। तो डॉक्टर साहब इसको फिर प्रोसेस क्या, अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके घर में, ऐसे बच्चे के साथ कोई इंजरी हो गई है, तो फर्स्ट एड क्या देनी है, देन ट्रीटमेंट क्या कुछ होता है? इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लें, जो जर्नली यानी कि आप बाजुओं पे अपर लिम में और लोअर लिम में, ठीक है, कि दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है रिकग्नाइज करने में भी और मैनेजमेंट में भी। ओके। जब बच्चा गिरता है, ना सिर्फ ये माँ बाप बल्कि ये स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी है कि दे हैव टू लुक आफ्टर इफ चाइल्ड इज़ कंप्लेनिंग। ओके, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मिस हो जाती है स्कूल्स में ये चीज़, क्योंकि हमारे पास स्कूल्स में कोई नर्सेज डिप्लॉय नहीं है, वरना यूजुअली एक नर्स स्कूल में होनी चाहिए जिसका काम ये हो कि जो बच्चों को माइनर इंजरीज हैं या मेजर है उसको असेस कर सके। ये खैर एक अलग डिबेट है, क्योंकि प्रिवेंशन आजकल की दुनिया में इज़ बेटर देन द ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली, कुछ स्कूल्स हैं जिनमें है, जी हाँ, कुछ में काफ़ी मैक्स में स्कूल्स नहीं हैं, होंगे, काफ़ी स्कूल, मैक्सिमम नहीं होंगे लेकिन मोस्टली में नहीं है। जी। अब आप आ जाएं कि चोटों पे, अब कोई बच्चा अगर गिरा, सपोज हम बाजुओं की बात कर लें, जैसे कॉमनेस्ट हमने कहा 60% एल्बो या रिस्ट की इंजरी है, तो जो पहली चीज़ आपको नज़र आएगी वो स्वेलिंग आएगी। ओके, कंप्लेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगी वो पेन आएगी, ठीक है, और जो आप चीज़ नोटिस करेंगे वो डिफॉर्मिटी होगी, यानी कि जो हड्डी की जो नॉर्मल लुकिंग हड्डी है वो वैसे नहीं होगी बोन, बल्कि वो आपको अब नॉर्मल नज़र आएगी। राइट, ठीक है, और जो फोर्थ चीज़ आपको रिकग्नाइज होगी वो बच्चे की मूवमेंट नहीं होगी, यानी कि ही इज़ ट्राइंग टू अवॉइड एनी मूवमेंट ऑफ एल्बो और रिस्ट, जहाँ पे भी उसको, या फोर आर्म या बाजू में या कंधे पे, वो मूव करने से घबराएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि स्वेलिंग होगी, ठीक है, हो और जो आपकी चीज़ें हो बोन सकती की है। जो नॉर्मल पोजीशन है वो आपको डिफरेंट नज़र आएगी कुछ, और सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि कंप्लेन जब आपको इस तरह का हो रहा, अगर अल्लाह ना करे फ्रैक्चर हो जाए, तो फिर वो एक इतनी तेज़ी से स्वेलिंग उसमें होने लगती है और आपको इतना पेन होता है कि आप किसी को हाथ भी नहीं उस वक्त लगाने देते।
टाइम पर भी मिसहैंडलिंग हो जाए, फर्स्ट एड आपको प्रॉपर ना दी जाए तो मामला और ख़राब हो जाता है अक्सर लोगों के साथ। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वंस आपने रिकग्नाइज कर लिया कि इसको ये फ्रैक्चर हो गया है, सपोज अभी हम अपर लिप की बात कर रहे हैं, आपने उसको कोई भी आप चाहें तो पेन किलर दे सकते हैं। ओके, ठीक है, उस टाइम पे ठीक है। पेन किलर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बच्चे को जब आपने रिकग्नाइज किया कि नहीं इसको तो बड़ी सीवियर डिफॉर्मिटी हुई है, तो उसको आप खाना ना दें, उसको जूस ना पिलाएं। अच्छा। ठीक है, उसको आप एक आध सिप के साथ कैलपोल दे सकते हैं या पैरासीटामोल दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं ताकि उसका पेन रिलीव हो। दूसरा, आप उसको कंफर्टेबल पोजीशन में रखें, उसको आप स्प्लिंट करने की कोशिश करें। अगर फोर आर्म है तो फोर आर्म के नीचे आप कोई बुक रख दें, ठीक है, और बुक के ऊपर ही बांध दें, ताकि वो एक स्प्लिंट हो जाए, वो मूव ना हो जगह। सही, ठीक है। अगर वो कंप्लेंट कर रहा है कंधे में या बाजू में, तो 90 डिग्री पे फोल्ड करके साथ रख लें और बाजू को पकड़ लें या किसी चीज से बांध दें, या कपड़ा लपेट दें नेक के साथ। तो आप उसको प्रिवेंट करेंगे फर्दर इंजरी से। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको एज अर्ली एज पॉसिबल किसी फिजिशियन या किसी सर्जन या हॉस्पिटल लेके जाएं, ताकि उसका एक्सरे करके उसको प्लान ऑफ ट्रीटमेंट दे। राइट, डॉक्टर साहब ने दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कही कि अगर खुदा ना खास्ता हाथ की आपको इस साइड पर आपको फील होता है कि कोई इंजरी हो गई है, तो कोई भी वुड का पीस हो, कोई भी बुक है, कोई भी ऐसी स्ट्रेट चीज़ आप वो नीचे रख के उसके ऊपर जो है आप कोई कपड़ा बांध दें, ताकि जो है ज़्यादा हड्डी को नुकसान ना पहुँच सके। और अगर आपको शोल्डर में या अदर फील होता है तो आप किसी भी बैंडेज के साथ या किसी भी, उस वक्त आपके पास दुपट्टा है, कोई भी कपड़ा है, साफ चीज़ अवेलेबल है, तो आप नेक के साथ जो है आप उस बच्चे के हाथ को इस तरह रखिए ताकि मैक्सिमम जो है वो आप इसको सपोर्ट दे सकें और इंजरी से जो है इसको बचा सकें कि ज़्यादा और नुकसान ना हो बोन को। डॉक्टर साहब ये आपने हो सकता है वो चलने के भी काबिल ना रहे, हो सकता है उसके बाजू की जो मूवमेंट है वो फंक्शनल ना रहे, तो ही कैन गो इनटू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो इस चीज़ को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर जगह लेके जाएं, हॉस्पिटल लेके जाएं, जो भी करीबी आपके पास फैसिलिटी है, या किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, ताकि वो एक्सरे करके एटलीस्ट अगर वो मैनेज कर सकता है या वो फर्दर हायर सेंटर पे आपको अगर भेज सकता है ऑर्थोपेडिक्स के पास, तो आप उसको ले जाएं। क्योंकि कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे हैं जो सिर्फ कास्ट लगा के, सिर्फ स्प्लिंट करके दे हील वेरी वेल, और कुछ ऐसे हैं जिनको आपको ऑपरेट करना पड़ता है, और कुछ ऐसे हैं जो हाईली कम्युनिटेड है या जिनके अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वेसल्स का या किसी चीज़ का, उनको आपको इमरजेंसी में भी ऑपरेट करना है। यानी उनको जितने आप चंद घंटों के अंदर ऑपरेट करें तो रिजल्ट्स बहुत बेहतर हैं, अदरवाइज आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनकाउंटर करने पड़ते हैं। राइट, और टाइमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बोन के ख़ास तौर पर इंजरी में जो है वो टाइमिंग बहुत काउंट करती है, और स्पेशली जो आपके घरों में जो बच्चे हैं जो आपको पता है कुछ बहुत शरारत कर रहे होते हैं। मैं भी डॉक्टर साहब से जिक्र भी कर रही थी कि एक दूसरे के शोल्डर पर चढ़ना और इस तरह के गेम्स खेलना, इस तरह की उनकी एक्टिविटी है कि माँ बाप वैसे ही बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चे जो अल्लाह ना करे कहीं गिर गए तो फिर क्या होगा, या इस तरह के मसाइल सारे हैं। तो पहले तो आप खुद बच्चे को थोड़ा समझाएं, उसको बताएं कि ये तमाम मसाइल हो सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ में इतना खुश होते हैं, इतना एंजॉय करे होते हैं कि उनको कोई सरोकार नहीं होता। फिर जब वो बेड पर आता है तो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं और बच्चों को डील करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब आपने कहा कि एक ऑप्शन तो ये है कि प्लास्टर कर दिया जाता है, बट इट डिपेंड्स कि कंडीशन कैसी है, कितना फ्रैक्चर आया है। तो अक्सर सर्जरीज की जाती हैं, रॉड्स भी डाली जाती हैं, सो उससे फिर नॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है दोबारा उस बॉडी पार्ट की। बच्चों के अंदर हीलिंग तकरीबन हाफ वक्त पे हो जाती है कंपैरेटिव टू एडल्ट्स। अगर आप 10 वीक्स ले रहे हैं तो बच्चे 5 वीक्स में हील हो जाएंगे। ठीक है, यूजुअली जो अपर लिम्ब की इंजरीज हैं वो 3 वीक्स में हील हो जाती है। ओके, लोअर लिम्ब 6 वीक्स में हील होती है बच्चों में। अडल्ट विल टेक ऑलमोस्ट मोर देन डबल द टाइम। बच्चों में हीलिंग हो जाएगी। अब हीलिंग नॉर्मल जगह हुई है, अब नॉर्मल जगह हुई, दोनों सूरतों में हो जाएगी। बोन अलाइन हो गई सही या बोन ऐसे ही हील हो गई, तो इसीलिए अगर आप किसी बोन सेटर के पास या पहलवान के पास चले गए तो हो सकता है इस तरह हील हो जाए। अभी यूं फिक्स हो जाएगी, यूं फिक्स हो जाएगी, तो दैट इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू करेक्ट इट विद इवन विद द सर्जरी। तो अवेयरनेस और प्रिवेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर है। लेकिन आप घबराएं नहीं कि रॉड्स जो हैं बच्चों में, जो मेरी प्रैक्टिस में जो हम यूज़ करते हैं,
वो फ्लेक्सिबल रॉड्स हम यूज़ करते हैं जो स्पेशली डिज़ाइंड है बच्चों के बोन्स के लिए, और यूजुअली आफ्टर फ्यू वीक्स हम उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि बच्चों की बोन ग्रोइंग बोन है, आप उसमें लॉन्ग टर्म मेटल डालना मुनासिब नहीं होता। ठीक है, तो वो आप लोग सपोर्ट के लिए उसको यूज़ करते हैं? सपोर्ट के लिए, उसको करेक्शन के लिए कि वो अपनी सही जगह पे हील हो सके। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो प्लास्टर करने का मकसद भी यही होता है कि वो अलाइनमेंट उसकी बोन की करेक्ट पोजीशन में रहे, एबनॉर्मल पोजीशन में हील ना हो। लेकिन ये याद रखिए कि बच्चों को अंदर जितना जल्दी आप ट्रीट करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जितना आप डिले करेंगे आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, और अब तो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, जिस तरह अभी डॉक्टर आप कह रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा भी कोई प्रॉब्लम है तो रॉड डालकर जो है वो सर्जरी की जाती है। वैसे तो अल्लाह महफूज रखे इन तमाम मसाइल से, लेकिन बहुत जल्दी जो है प्लास्टर भी खोल दिया जाता है, दैन फिजियोथेरेपी, बहुत जल्दी मूवमेंट स्टार्ट कर दी जाती है। मज़े की बात है आपको बताऊँ, बहुत सारे मेरे कोलीग्स भी हैं जो हम बिलीव करते हैं कि फिजियोथेरेपी, मैं बच्चों में फिजियोथेरेपी पे बिलीव ना होने के बराबर करता हूँ। ओके। What I come across in the last 15-17 years of my practice के बच्चों को लीस्ट फिजियोथेरेपी चाहिए। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि बच्चे एक्टिव होते हैं। Yes. They are not dull like us. They don't sit. अगर बच्चा रिकवर हो रहा है तो वो अपनी फिजियोथेरेपी खुद कर लेता है। हाँ, वो वैसे जिस तरह हम घबरा रहे होते हैं बच्चे नहीं घबराते। यूजुअली मैं बच्चों को बहुत रेयरली फिजियो के लिए रेफर करता हूँ। मोस्टली पेशेंट को तो नहीं, लेकिन पेरेंट्स को या जो उसके साथ बचे, अगर आप उनको अच्छा टीच कर दें तो दे डू वेरी वेल। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ फिजियोथेरेपी एक्चुअली वो बहुत हद तक बच्चों पे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम बच्चों को कह रहे होते हैं देखो बीमार है, ये बैठ नहीं रहा, क्योंकि वो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है, वो अपनी एक्टिविटी कर रहा है। जब अल्लाह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फिर जाकर बच्चे कहीं बैठते हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो इतने ज़्यादा, लेकिन कुछ बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, बड़े पैम्पर आपने उनको किया होता है तो वो हर चीज़ को बहुत फील कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चों को ऐसे रखें कि वो खुद अपने हीलिंग प्रोसेस को जो है वो अच्छे से डील कर सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। डॉक्टर आमिर हलीम हमारे साथ मौजूद हैं और बच्चों में जो इंजरीज़ हो जाती हैं उस पर हम बात कर रहे हैं कि आपको उनको किस तरह ट्रीट करना है, डील क्या करना चाहिए, फ़र्स्ट एड क्या होनी चाहिए, और अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई ऑप्शन हो गया है तो फिर आप जो है वो कैसे डील कर सकते हैं। मैंने खुद इस तरह का एक एक्सीडेंट देखा कि वो बच्ची जो है वो गिरी है कोई चीज़ ऊपर से उठाते हुए, डॉक्टर साहब पूरा प्रेशर जो है वो इस हाथ पर आया और उसके बाद फ्रैक्चर ऐसा था कि फ़ौरन इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ी, रॉड डली और काफ़ी अरसे तक वो प्रोसेस जो है वो चलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल। अब शायद उसको एहसास भी ना हो कि कभी मेरे साथ बचपन में इस तरह की चीज़ हुई होगी, लेकिन आपकी बात वही वाला पॉइंट कि अगर उस टाइम पर बेहतर डिसीजन लिया जाए, किसी को के पास ना जाया जाए, तो आप अपने बच्चे के उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, वरना वो थ्रू आउट द लाइफ एक एबनॉर्मलिटी बैठ जाती है। और ख़ासतौर पर हाथों पर हो, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो डेफिनेटली वो माँ बाप के लिए जो है वो बड़ी तकलीफदेह चीज़ होगी और उस बच्चे के लिए भी। तो डॉक्टर साहब बोन को, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, वो चलते चलते गिर जाते हैं, इस तरह की चीज़ होती है। तो एक तो आप हमेशा दूध की बात करते हैं, बच्चों की हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या किया जाए, फिर किस तरह की वो चीज़ों से महफूज रह सके? कुछ तो डिजीज़ ऐसी हैं जो हड्डियों पे अफेक्ट करती हैं। True. और कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं जिसमें विटामिन डी जो कि कुछ डिजीज़ कॉज करती हैं, जैसे रिकेट्स है, या जिसकी वजह से हड्डियाँ वीक होती हैं, देन दे कैन गो इनटू फेलियर, जो फ्रैक्चर्स मल्टीपल है। लेकिन ये सिनारियोज रेयर हैं, ये कॉमन नहीं है। सही, वेरी वेरी अनकॉमन है। कॉमन बच्चों को खेलने दें, उनको सिर्फ कमरों में ना बिठाएं, लेट देम प्ले इन सनलाइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काउच पोटैटो ना बनाएं उन्हें, लेट देम मूव, लेट देम प्ले। मोस्टली को कुछ नहीं होता, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए। न्यूट्रिशन अगेन बच्चों के लिए मिल्क है, बटर है, अगर ये चीज़ें आप दे सकते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट एंड बेस्ट। सनलाइट के अंदर उनको
कुछ वक्त ज़रूर गुजारने में, राइट प्ले करने अच्छा, के। बच्चे जिस तरह स्कूल एक्टिविटी है उनकी, तो उनको जो उनका स्कूल जाने का टाइम है या स्कूल वापस आने का टाइम है, उस टाइम उनको एक सन एक्सपोजर उस टाइम पर मिल रहा होता है, क्योंकि वैसे तो हम बच्चों को बाहर नहीं निकालते। अब तो वो दौर भी नहीं कि बच्चे जो है वो शाम में बाहर खेल रहे हैं, सो उनकी एक एक्टिविटी है, वो तमाम चीज़ें हमने अपने बच्चों की ख़त्म कर दी। हमने उनको बिल्कुल जो है वो घर में रखना शुरू कर दिया, बंद करना शुरू कर दिया है। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी बच्चों की कुछ ज़रूरियात हैं जो उनकी निगहदाश्त में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब वो उनकी उम्र बढ़ रही होती है, जब उनकी हड्डियां जो हैं वो ग्रो हो रही होती हैं, एक आम आदमी से बढ़कर जो है उस वक्त बच्चे को निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, आज बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमारी टांगों में दर्द हो रहा है या हमारे सर में दर्द हो रहा है। सो मेरी नानी कहती थी पहले तो इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं होती थी। तो ये आज का बच्चा जो है वो इतनी यंग एज में स्कूल गोइंग है और वो कंप्लेन करता है मेरी टांगों में दर्द है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपकी नानी के दौर में या मेरी नानी के दौर में पोल्यूशन बहुत कम थी, ठीक है, उससे चीज़ें बहुत बेहतर थी। अच्छा। और बच्चे भागते दौड़ते बहुत ज़्यादा जी। अब आप मुझे, अगर आप कराची के अंदर स्कूल्स ले लें, कितने स्कूल हैं जिनमें ग्राउंड्स हैं? नहीं होंगे, बहुत कम है, बहुत कम। कितने स्कूल्स हैं जिसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बच्चों को होंगी प्ले करने की? नहीं होती हैं। तो वो बच्चे की जो एक्टिविटी लेवल है वो स्कूल के अंदर सिर्फ क्लास के अंदर बैठने से ज़्यादा नहीं रह जाती। ट्रू। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स के वो एक्सरसाइज में इन्वॉल्व ही नहीं होता बच्चा। अगर शाम को आके वो बेचारा खेल लेता है तो वो रोड पे ज़्यादा ज़्यादा क्रिकेट खेल लेगा, वो डेंजरस है, हो सकता है कि किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए। तो पेरेंट्स है मेरे जैसे बहुत जो कोशिश करते हैं कि नहीं, आप उससे बेहतर है कि घर पे रखे बच्चे को। दिस इज़ कॉमन। लेकिन अगर स्कूल्स के अंदर फैसिलिटीज़ उनके मौजूद हैं तो वो फ्लरिश करते हैं। तो ये बेसिकली एक कम्युनिटी प्रिवेंशन प्रोग्राम आपको चाहिए होता है इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। अच्छा, तो मतलब एक दिन चाहे आफ्टर, मतलब पूरे वीक में एक दिन तो स्पोर्ट्स डे किया जा सकता है ना। ये तो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ये रेकमेंड करें कि हमारे बच्चों को ज़रूरत है। और वो नहीं कि आप यूनिफॉर्म में उसको खड़ा करके ठीक है आप पीटी करा लेते हैं, हाथ यूँ करो हाथ ऊपर करो, ठीक, वो हमने भी किया है। बट एक प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो ना कि प्रॉपर उसने तो हाँ स्पोर्ट्स, आप उनको यूनिफॉर्म पहनाएं, बट एवर जो भी आप लोगों का जिस तरह भी आप लोगों के सिनेरियो है स्कूल के, बट कुछ टाइम बच्चों की एक्टिविटी के लिए, वो उनकी ज़हनी निगहदाश्त के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको पता चलेगा हर बच्चा एक स्टूडेंट नहीं होता, हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में बहुत बेहतर हो। कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप होती है स्पोर्ट्स में जब वो इन्वॉल्व होते हैं। वो एजाइल होंगे, ज़्यादा भाग दौड़ कर सकते हैं। आप उसी के अंदर से आप अपने बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में डेवलप कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स अब मोस्टली घरों में डेवलप हो गए हैं रादर देन दे हैव देयर ग्राउंड्स और एनीथिंग। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे यही आता है, कद भी हो रहा है, टांगों में भी दर्द है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी लेवल जो है वो स्कूल में तो कोई नहीं है। शाम में अगर वो बाहर खेल रहे हैं थोड़ी बहुत देर, उस वक्त उसको कोई सनलाइट नहीं है, मगरिब के बाद उस वक्त वो शायद डेंजरस जगह पे खेल रहा है बच्चा, जहाँ पे वो किसी कार से भी हिट हो सकता है या वो फॉल हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और बहुत फैक्टर आता है इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम इंजरीज़ में जो देखा जाता है, जिसकी अवेयरनेस आ जाएगी हमारे पास भी, हमारे मुल्क में, वो है चाइल्ड अब्यूज़ का भी, कि लोग मारते हैं बच्चों को और बताते नहीं हैं और उसकी वजह से बोन फ्रैक्चर होती है। दिस इज़ अनदर सिनारियो। किसी बच्चे को अगर हॉस्पिटल में बार बार लाया जा रहा है और बार बार उसको फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, तो दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो उसको कोई डिजीज़ है इसकी वजह से, या फिर उसको अब्यूज़ किया जा रहा है। तो ये एक अनदर सिनारियो है जो डॉक्टर्स को भी अपने अंदर सोचना चाहिए। अब हमारे पास, मेरी नॉलेज में, कोई ऐसी कम्युनिटी सर्विस नहीं जिस पर चाइल्ड अब्यूज़ के बच्चे को आप इन्फॉर्म कर सकें और वो कोई हेल्प कर सकें। हमारे यहाँ और इतने बेसिक इश्यूज़ हैं, हम अपने ये पानी, बिजली और इन तमाम मसाइल से नहीं निकले कि हमने इस तरह के जो है वो राइट्स जो हैं हम उनको समझ सके। लेकिन येस, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको स्कूल में अब्यूज़ ना हो, घरों में ना हो। हाँ। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बच्चों को, और उसकी वजह से बच्चा फ्रैक्चर का शिकार होता है। बच्चा बेचारा डर के बता नहीं सकता, पेरेंट्स भी बता नहीं सकते, आपने प्लास्टर किया, ट्रीट किया, घर भेजा, 2 महीने बाद बच्चा दोबारा दूसरे हाथ में फ्रैक्चर के साथ आ जाता है। हाँ, तो आप पूछे ना कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या है। लेकिन
उसके लिए लोगों को थोड़ा वक्त, उसके लिए बेसिकली आपके पास हॉस्पिटल्स के अंदर और स्कूल्स में सोशल वर्कर सर्विस जब तक डेवलप नहीं हम कर सकेंगे, हम इस चीज़ को लुक आफ्टर नहीं कर सकते। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि जब जिस तरह हम अभी बात करें यंग बच्चा, यंग ग्रोइंग एज में है, हमारी टीन एज में जो बच्चे आते हैं, अब वो हर किसी को माचो मैन बनने का बड़ा शौक है कि मसल्स जो हैं वो भी आपके बन जाएं, बॉडी फिजिक अच्छी हो। टीन एज में कुछ बच्चों की जो हाइट है वो एकदम से ग्रो करने लग जाती है, और कुछ बच्चे जो हैं उनकी हाइट नहीं जो है वो अच्छी हो पा रही होती जिस तरह की वो चाह रहे होते हैं। तो वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, या इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि एक तो नॉर्मल ग्रोथ है ना आपकी बोन की, आप खुद इस तरह के जिम जाके ये तमाम चीज़ें करना क्या सेफ़ होता है? किस एज में जाके ये वेट लिफ्टिंग या ये तमाम चीज़ें अपनी हाइट को ग्रो करने के लिए सब चीज़ें की जा सकती हैं? बहुत यंगर एज में इट्स नॉट वेरी गुड टू डू ऑल दीस थिंग्स। आप नॉर्मल स्पोर्ट्स प्ले करना आपके लिए बेहतर है। ठीक है। अगर आपने शुरू भी करना है टीनेजर्स में, यू शुड हैव सुपरवाइज्ड बाय समवन हु इज ट्रेन्ड इन इट। कभी भी इनके लिए कोई मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी चाहिए, कोई स्टेरॉइड्स, कोई फूड सप्लीमेंट्स, आई डोंट रिकमेंड इट कि आप कोई ऐसी चीज़ लें जो आपको ग्रो कर जाए। जो उसको नेचुरल ही रहने दें, नॉर्मल खाना खाएं, नॉर्मल इंसान सबसे बेहतर होता है। True. कोई भी एबनॉर्मल बिल्ड किया हुआ मसल्स या एबनॉर्मली इंक्रीज की हुई बॉडी वेट अच्छी चीज़ नहीं होती है। दे कैन हैव अ प्रॉब्लम्स लेटर। इवन डेथ्स भी हुई यहाँ पर पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे, बिकॉज हमारे पास कोई कंट्रोल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इस वजह से लोगों को सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं और वो कुछ भी चीज़ यूज़ कर लेते हैं, प्रिस्क्राइब बाय एनीबडी और नॉट इवन प्रिस्क्राइब, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ग्रोथ हर आदमी की डिफरेंट है। प्यूबर्टी के करीब ग्रोथ सबसे ज़्यादा स्पर्ट्स होते हैं एक बच्चे के अंदर के, एक एज है 6 से 7 साल, उसके बाद जब बच्चा जो है वो 15-16 साल का है तो एकदम ग्रो करता है। बच्चियाँ 13-14 साल की उम्र में एकदम से ग्रो करती हैं। तो ये एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना है। हर आदमी की हाइट 6 फुट नहीं हो सकती और हर एक की हाइट जो 3 फुट नहीं हो सकती। तो अल्लाह पेरेंट्स पे भी उसका बड़ा एग्जैक्टली इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर एक बच्चा नॉर्मल है लेकिन उसकी हाइट अगर 5 फीट या 5.5 फीट है तो इट्स ओके। उसका IQ अगर नॉर्मल है, वो नॉर्मल अपने स्कूल में सब कुछ कर रहा है, या अगर उसका कद थोड़ा छोटा है तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हाँ, लेकिन हमारी सोसाइटी है ना, हम क्या करें, हमारे पेरेंट्स को भी फिक्र होती है, बच्चियाँ हों या बच्चे हों कि इनका कद नहीं बढ़ रहा, ये तमाम मसाइल हैं। डॉक्टर साहब, कुछ किया जा सकता है इस ग्रोइंग एज में कि हाइट जो है, क्योंकि बेशुमार चीज़ें हाइट के लिए सोल्स आए और पता नहीं मेडिसिन आई, क्या कुछ आया और लोगों ने इस्तेमाल भी किया। सफरिंग फ्रॉम सम हार्मोनल इश्यूज जो कि डायग्नोज हो जाए तो आप उसको ट्रीट करें तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं डिजीज़ को। लेकिन अगर हर चीज़ नॉर्मल है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली से भी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती हैं, आपके पेरेंट्स लेकिन बहुत कम होता है जिनको है? कोई किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से हो रहा है प्रॉब्लम, या किसी ग्रोथ हार्मोन की कमी से हो रहा है, लेकिन ये बहुत कम है। तो उनको फिर आप अकॉर्डिंगली, उनके सिम्टम्स भी डिफरेंट है, उनको आप अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बच्चा हेल्दी है, पढ़ रहा है, IQ उसका एक नॉर्मल है, वो प्ले कर रहा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो 3 इंच और लंबा हो जाएगा या 3 इंच छोटा रह जाएगा। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आई डोंट बिलीव कि हमें उसको फोर्स करना चाहिए, एनफोर्स करना चाहिए कि नहीं जाके तुम जिम में रोज़ाना लटकना शुरू हो जाओ। इट विल मेक नॉट मच। अच्छा, वैसे ये जो लटकने वाली एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा की जाती है, इससे फर्क पड़ता है डॉक्टर साहब? शायद किसी को पड़ जाता है कि मेरे सामने कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिससे लटकने से इट विल बी इंटरेस्टिंग टू डू सम स्टडी के जो लटकने वाले बच्चों पे की जाए। एग्जैक्टली। और ये मे बी इंटरेस्ट में कोई चीज़ फ़र्क आती हो, या वो एज ऐसी ग्रोइंग एज होती है जिसमें जो है ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा भाई ऐसी अब तक की कोई स्टडी नहीं है, बट हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं अब हो जाती हों। अच्छा खिलाएँ बच्चों को, उनकी जो प्रॉपर जो वैक्सीनेशन है वो ज़रूर करवाइए, पोलियो के ड्रॉप्स अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। कोई एबनॉर्मल चीज़ आप अपने बच्चे में देखते हैं तो उसको अच्छे डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो माँ बाप की ज़िम्मेदारी हैं, जो अपने बच्चे के लिए आपने करनी है। बाकी रब के फ़ैसले होते हैं, अगर कोई मसाइल आते हैं तो उसमें रब इंसान को हिम्मत भी देता है कि उन तमाम चीज़ों को डील करे। एक पॉइंट में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। हमने बहुत ज़्यादा माँ बाप
के ज़िम्मेदारी पे कहा है, लेकिन हमारी भी एक ज़िम्मेदारी है बीइंग अ सोसाइटी कि हम प्रिवेंशन को डेवलप करें और उसको प्रमोट करें। वही करने बैठे हैं अगर हम। बिल्कुल, लेकिन हम मज़ीद मैं और आप अनफॉर्चुनेटली स्कूल में नर्सेज नहीं लगा सकते। जी। हम प्ले ग्राउंड डेवलप करना हमारे लिए ठीक है, वहाँ शायद हॉस्पिटल possible लेवल ना पे जो मेरे पास पेशेंट आएगा मैं उसको टीच कर सकता हूँ। आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, हम आके डिस्कस करके वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट टू टीच देम, लेकिन एक लार्ज स्केल पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए, और हमारे पास लोग भी हैं जो हम इस चीज़ को डेवलप कर आप सकते देखिए ना, हैं। हम कराची की अगर बात करें, कौन से एथलीट्स निकलते हैं हमारे पास से, कौन से बड़े स्पोर्ट्समैन निकलते हैं, इन क्या पास्ट हम वी नहीं हैड निकाल सकते? हम हमारे पास बिकॉज इन द पास्ट निकलते थे, लेकिन उसकी अगर आप रीज़न देखें तो यही एक रीज़न है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। जी। कम्युनिटी सर्विसेज को बढ़ाना पड़ेगा, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट। फिर कभी हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो हम बहुत कॉमनली, मैं पिछले 2-3 महीने मेरे यहाँ हुए पाकिस्तान में सर्विस करते हुए, लेकिन ये है कि जो देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इंजरीज़ के बाद सिर्फ इसलिए बेचारे माजूर और बेकार हो जाते हैं कि वो मिसहैंडल होते हैं। वी कैन डिस्कस इट, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, Thank you very बहुत much. शुक्रिया। अपने बच्चों का ख्याल कीजिए और ज़रूर उनको प्यार मोहब्बत से डील करें, बट कुछ चीज़ें जो हैं उनका ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। सलाम पाकिस्तान।